एक्सपोनेंट्स करेंगे आज। तो बेसिक से शुरू करते हैं डेफिनेशन से। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं क्या? एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें हमारे पास हर आउटपुट अपने प्रीवियस आउटपुट से सर्टेन परसेंट लार्जर हो और वो सर्टेन परसेंट हर इंक्रीमेंट पे सेम रहेगा। लाइक हमारे पास एक ये आउटपुट है, तो इससे अगली आउटपुट जो होगी वो इसके एक्स परसेंट इंक्रीज लार्जर होगी, एंड जो इससे अगली आउटपुट होगी वो इसके एक्स परसेंट लार्जर होगी, और ये एक्स की वैल्यू सेम रहेगी एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ में। तो इस तरह चलता रहेगा। तो इसको बोलते हैं, ये बाय डेफिनेशन हम एक्सपोनेंशियल इसको बोलते हैं। एंड इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ए बी एक्स, एंड इसमें हमारे पास ए की वैल्यू भी जीरो नहीं हो सकती एंड बी की वैल्यू भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि ऑब्वियसली फिर ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ रहेगा ही नहीं। ए की वैल्यू जीरो होगी तो कांस्टेंट ग्राफ बन जाएगा। इसके अलावा कुछ रूल्स हैं, वो अब मैंने इस तरह लिखे हैं, ये एक दफ़ा पढ़ लो, सारे आपको आते ही होंगे पहले से, बेसिक रूल्स है, इस पर टाइम नहीं ज़ाया करना। ग्रोथ एंड डिके की बात करते हैं। इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके की बात करते हैं। इसमें हमारे पास फॉर्मूला होता है ए वन प्लस माइनस आर एंड सम वैल्यू एक्स। ओके, सो अब इस ये जो हमारे पास जो फार्मूला ग्रोथ एंड डिके का, ये रिजेंबल कर रहा है हमारे जनरल फार्मूला से, ए बी एक्स से। इसमें जस्ट जो बी है उसकी जगह हम ये वाला फैक्टर यूज करते हैं। अब इसमें जो वाई है हमारे पास, वाई हमारे पास बता रहा है टोटल आउटपुट ग्रोथ या डिके की। अगर हमने सिर्फ मेजर करना है कि कितनी ग्रोथ हुई या कितना डिके हुआ, तो उसके लिए हम जस्ट ए इंटू आर एक्स, सो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है। बट हमने टोटल आउटपुट निकाल दिया, तो उसके लिए हमारे पास ये पूरा फार्मूला आएगा जिसमें हम इनिशियल वैल्यू को भी, अब इसमें ए जो है हमारे पास ये इनिशियल वैल्यू है, एंड जो आर है, आर हमारे पास यूजली परसेंटेज में आता है। अब समझो अगर हमारे पास इंक्रीज है 25% का इंक्रीज है एनुअल, तो हम आर की वैल्यू पुट करेंगे 0.25 ना कि 25, या 25/100 पुट कर देंगे या 0.25 पुट करेंगे। तो ये गलती नहीं करनी कि आप 25 यहाँ पुट कर दो, फिर तो वैल्यू में बहुत ज़्यादा ही रेज आ जाएगा, रेज या डिके आ जाएगा। ओके, एंड इसमें जो एक्स है, इसमें एक्स की जगह हम यूजुअली टी यूज़ करते हैं, क्योंकि ग्रोथ एंड डिके यूजुअली हम टाइम के इंटरवल के हिसाब से मेजर कर रहे होते हैं। इनपुट पे हमारे पास यूजुअली टाइम ही होता है। सो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में ये है कि एक सिटी है, उसकी पॉपुलेशन है 35,000 एंड एनुअल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन 2.4% है। सो इसकी सबसे सबसे पहले तो, अच्छा वो पूछ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसका हमें ग्रोथ फैक्टर बताओ। ग्रोथ फैक्टर, सबसे पहले तो हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन के हिसाब से क्या इनिशियल वैल्यू क्या है हमारे पास 35,000 एंड 1 प्लस, इसमें अब ग्रोथ हो रही है तो माइनस नहीं, हम प्लस यूज़ करेंगे ऑब्वियसली। एंड आर की जगह हमारे पास आर की वैल्यू आएगी 2.4% है, 0.024, एंड यहाँ पे सम वैल्यू टी। अब टी की क्या वैल्यू होगी? समझो ये 35,000 पॉपुलेशन हमारे पास 2020 में है, सो वो हमसे मांग रहे हैं कि 2024 में कितनी पॉपुलेशन होगी 2.4% एनुअल इंक्रीज के बाद। तो हमारे पास कितनी पॉपुलेशन होगी? इसमें यहाँ पे टी की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी, सॉरी 4 आ जाएगी, 4 साल का फर्क है ना। तो ये सीन होता है यहाँ पे। अब इसमें ग्रोथ फैक्टर क्या है? अब जो हमारे पास होता है ना ग्रोथ फैक्टर, ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। इसमें जो ग्रोथ फैक्टर होता है ना, वो ये बी जो है वो डिफाइन करता है कि क्या कितनी ग्रोथ है और या कितना डिके है। तो इस केस में हमारे पास जो ग्रोथ फैक्टर है वो ये वैल्यू होगी। तो इसमें आप करो 1 प्लस 0.024, क्या बनेगा? ये 1.024 बन जाएगा, एंड ये हमारे पास आंसर होगा किसी न किसी ऑप्शन में। तो ये ग्रोथ फैक्टर से आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया ना, बस ये सीन है। इसके अलावा इंटरेस्ट की बात करते हैं, सूद की। इंटरेस्ट से पहले ना एक चीज़ पहले समझ लो कि हमारे पास जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, उसमें लीनियर फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को ना मिक्सअप कर रहे होते हैं ये। सो उसका कंसेप्ट पहले ले ले बंदा। इंटरेस्ट का नाम सुनते ही बंदा कहता है कि अच्छा इंटरेस्ट तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होगा, जबकि कुछ इंटरेस्ट लीनियर होते हैं एंड कुछ एक्सपोनेंशियल होते हैं। अच्छा, अब लेट्स सपोज हमारे पास एक वैल्यू है, कोई भी वैल्यू है, हमने पहली इनपुट में उसमें 10% इंक्रीज करा, एंड हमारे पास सम आउटपुट आ गई। उसके बाद अगली इनपुट में हमने उसमें 12% इंक्रीज करा, एंड हमारे पास अगली आउटपुट आ गई। फिर आगे हमने उसमें 14% इंक्रीज करा, अगली आउटपुट आ गई। अब जो भी ऐसा केस होता है ना जिसमें हमारे पास जितनी भी आउटपुट्स हैं आगे की, वो सेम इनपुट से, मतलब उसकी जो प्रीवियस आउटपुट है जिससे वो ड्राइव हो रही हैं, वो अगर सेम रहेगी ना वैल्यू, यानी इनिशियल वैल्यू अगर सेम रहेगी, तो वो हमारे पास इस तरह के फंक्शंस लीनियर फंक्शंस होंगे। इसकी एग्जांपल भी आगे समझते हैं, बल्कि अभी समझ लो। लीनियर फंक्शन इससे मुराद ऐसे है कि इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं, समझो अगर किसी ने आपको 1,000 रुपया उधार दिया किसी ने, ठीक है।
आपने किसी को 1000 रुपये उधार दिया और उस पे एनुअल जो इंटरेस्ट है वो आप लगाते हो 10% का, ठीक हो गया। अब आपको 1 साल बाद आपके पैसे हो गए कितने? 1100। अब उससे अगले साल आपके कितने पैसे हो जाएंगे? 1200। क्यों? क्योंकि 10% का इंक्रीज है और जो 10% है ना वो हमारे पास 1000 से ही आ रहा है। ये नहीं कि अब हमारी वैल्यू 1100 हो गई है तो 1100 से 10% आएगा। जो 10% एनुअल इंक्रीज है ना वो हमारे पास 1000 से ही हो रहा है। 1000 से 10% इंक्रीज हुआ तो हमारे पास 1000 का 10% 100 होता है। तो हमारे पास 1 साल बाद हमारे पैसे हो गए 1100। अगले साल हमारे पैसे हो गए 1100 प्लस 10% इंटरेस्ट किस पर? इनिशियल अमाउंट पर। और इनिशियल अमाउंट हमारे पास 1000 है। तो जो इनिशियल अमाउंट है इस केस में सेम रहेगी, चाहे 5 साल में हो जाए 6 साल हो जाए, जो इनिशियल अमाउंट है वो हमारे पास सेम रह रही है। 10% जो इंक्रीज है वो हमेशा इसी अमाउंट पर लग रहा है, 1000 पर ही लेके जा रहा है। यही वाला केस आ गया कि जो परसेंटेज है वो सेम इनपुट पर लगी जा रही है और उससे हमारे पास डिफरेंट आउटपुट्स आ रहे हैं। तो इस केस में जो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा ना वो हमारे पास लीनियर बनेगा। अब इस तरह के इंटरेस्ट वैसे बैंकिंग में ऐसे इंटरेस्ट नहीं होते, हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो एक्सपोनेंशियल केस होता है। तो उसकी भी हम बाद में बात करेंगे। बट इस तरह का जो केस होता है ना कि जिसमें आपकी इनिशियल अमाउंट सेम रहती है, तो उस तरह के जो फंक्शन है इसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। एंड सिंपल इंटरेस्ट का जो हमारे पास एक फॉर्मूला है वो ये है, आई इक्वल्स पी आर टी। इसमें जो पी है हमारे पास वो है इनिशियल अमाउंट हमारी, आर हमारे पास रेट है, रेट ऑफ इंक्रीज। अब इसमें अगेन फिर वही बात, अगर 10% लिखा है तो 10 नहीं लिख देना यहाँ पे, 10% से मुराद ये है 0.1। एंड टी हमारे पास टाइम, टाइम ईयर्स में ले लो तो जितने साल हो गई, मतलब टाइम है यार, सिंपल। अब ये जो आई है ना ये हमारे पास सिर्फ इंटरेस्ट बताएगा। अगर हमने टोटल अमाउंट देखनी है तो टोटल अमाउंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा पी इंटू 1 प्लस पी आर टी, सॉरी 1 प्लस आर टी। उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक होगा, ये हमारे पास टोटल अमाउंट के लिए। तो आप इसी फार्मूले को याद रखो क्योंकि यूजली केसेस में हमारे पास टोटल अमाउंट ही मांगी जाती है। तो ये सही फार्मूला भी, इसको याद रख लो। एंड इसमें आप फार्मूले में भी देख सकते हो, ऑब्वियसली इसमें कोई एक्सपोनेंशियल वेरिएबल नहीं है, सो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी नहीं है। अब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हमारे पास एक वैल्यू है, उस पर लगा 10% रेज, और अगली वैल्यू आई। अब जो अगली वैल्यू आई है उस पर अब लगेगा 10% रेज। 10% या 12% या 14% जितना भी है, अगर कहने का मकसद ये है कि अगर ये 10% वैल्यू सेम भी रहती है फिर भी हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा। इस पर 10% रेज लगा, उसके बाद जो वैल्यू आई फिर अगली वैल्यू इस पर 10% रेज लग के आएगी। तो जो इस तरह का केस होता है जिसमें इनिशियल अमाउंट हमारे पास चेंज होती रहती है, तो इस तरह के केस में हम इसको बोलते हैं ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है हमारे पास। एंड इसकी मिसाल लेते हैं वही उससे कि अगर हमारे पास 1000 रुपये आपने उधार दिया एंड एनुअल इंक्रीज इंक्रीज लगा रहे हो 10% का, लेकिन इस दफ़ा आप जो इंटरेस्ट है, जो आपका जो सूद है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा? अब कंपाउंड इंटरेस्ट हम अभी के लिए मान लेते हैं कि आप एनुअली एक दफ़ा कंपाउंड हो रहे हैं सिर्फ, ठीक है, इसकी भी आगे जाके बात करते हैं। अभी बिल्कुल सिंपल तक रखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट है और एनुअली एक दफ़ा कंपाउंड होगा। सो 1 साल बाद आपके कितने पैसे हो गए? 1100। अगले साल आपके कितने पैसे होंगे? 1200 नहीं होंगे, अगले साल आपके पैसे हो जाएंगे, मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। अगले साल आपके पैसे होंगे इसमें 11, यानी 1100 प्लस 1100 का 10%। तो ये कुछ बन जाएगा, ये 1100 का 10% जो है ना 210 रुपये बनते हैं। तो ये आपके बन जाएंगे 1310। तो 2 साल बाद आपके इतने पैसे बन गए, जबकि उस केस में आपके सिर्फ 1200 बने थे 2 साल बाद। तो अब जो नेक्स्ट लगेगा वो इस पे इसका 10% रेट लगेगा, यानी 1310 प्लस 10% ऑफ 1310। तो ये इस तरह इंक्रीमेंट होता रहेगा और हर साल बाद जो आपकी नई वैल्यू आएगी अब उस पर उतना इंटरेस्ट लगेगा। तो ये केस होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट ये एक्सपोनेंशियल आ गया हमारे पास। एंड इसका जो फॉर्मूला है, बेसिक फार्मूला है बिल्कुल वो ऐसा है कि ये हम इस पे हम टोटल अमाउंट की बात कर रहे हैं। पी हमारे पास इनिशियल अमाउंट 1 प्लस प्लस माइनस या प्लस सिर्फ लिख लो, आर रेट डिवाइडेड बाय एन एंड एन टी। अब इसमें एन क्या है समझो। 1 साल में आपके पास हम जो अगर हम टाइम ले रहे हैं ईयर्स में,
ईयर्स में टाइम ले रहे हैं, और 1 साल में आपका एक दफ़ा ही कंपाउंड होगा, तब आपकी जो n की वैल्यू है वो 1 होगी। और अगर 1 साल में, जिस तरह उस केस में हमने कहा था कि हर साल बाद होगा, यानी कि 1 साल में सिर्फ एक दफ़ा ही 10% का जो रेज़ हो रहा है, तो इस केस में हमारे पास n की वैल्यू 1 होगी। तो जब n की वैल्यू 1 होगी तो हम इस तरह n मिटा देंगे, और इस तरह अगर हमारे पास प्रॉब्लम्स उसमें लिखा होता है कि ये जो वैल्यू है, जो भी इंटरेस्ट है, इनिशियल अमाउंट पर क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है इंटरेस्ट 1 साल में। तो जब क्वार्टरली या हाफ या इस तरह का कोई वर्ड यूज़ हो रहा हो ना, तो हमने चेक करना है कि हमारे पास जो भी टाइम है कि टाइम का यूनिट है ना, टाइम का यूनिट ईयर है या मंथ है या डे है। तो जो भी यूनिट है, समझो अगर एक मंथ यूनिट है, तो हमने देखना है कि एक मंथ में कितनी दफ़ा इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है। सो अगर हमारे पास ईयर है, तो हमने देखना है कि एक साल में कितनी दफ़ा कंपाउंड हो रहा है। तो अगर एक साल में अगर क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगी। अगर एक साल में एक ही दफ़ा हो रहा है, तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर हाफ का वर्ड यूज़ हो रहा होगा प्रॉब्लम सम में, तो एन की वैल्यू उसमें 2 होगी। तो इस तरह का सीन है। इसमें एन से ज़्यादा घबराने वाली चीज़ है नहीं। सिंपल आपका जो पुराना कंसेप्ट है वही लगेगा, और आपका जो आप फॉर्मूला याद कर लो, और आपका ये सॉल्व हो जाएगा इजीली। इसके अलावा हम ग्राफिंग की बात करते हैं थोड़ी सी। अ, हमारे पास ये फंक्शन था ना, ए बी एक्स। अब इसमें जब ए की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होती है, तो हमारे पास ग्राफ पॉजिटिव इन्फिनिटी को रीच कर रहा होता है, लेकिन ए की वैल्यू जब हमारे पास नेगेटिव होती है, तो ग्राफ नेगेटिव इन्फिनिटी को रीच कर रहा होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए आपको एक चीज़ चाहिए, और वो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। एसिम्पटोट, ओके, हॉरिजॉन्टल। अच्छा, ये आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ, अब ये नहीं कि ये क्या लेके बैठ गया। इसमें आपने ऑब्वियसली वहाँ पे डेस्मोस से ही करना है काम, लेकिन डेस्मोस से ही आप तभी आपको समझ आ रही होगी ना, कुछ इधर उधर का सवाल आ गया तो आप बैठे रहोगे। आपको डेस्मोस से देख के भी आप डाटा विजुअलाइज तभी कर पाओगे ना, जब आपको पिछले कंसेप्ट पता होगा। सो एसिम्पटोट चाहिए होता है, और आपको कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं ग्राफ ड्रा करने के लिए। ओके, सो हमारे पास समझो एक फंक्शन है y इक्वल्स टू 2 की पावर x। इसमें हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है वो क्या होगा, इसमें हमारे पास 2 की पावर x है, इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा y इक्वल्स 0। अगर यहाँ पे +4 लिखा होता तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट y इक्वल टू 4 होता। -3 लिखा होता तो -3 होता हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। मतलब बताने का मकसद ये है कि जो हमारे पास जो साथ कांस्टेंट लिखा होता है ना, वो हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होता है। एसिम्पटोट का कंसेप्ट मैं पिछले वैसे एक दफ़ा बता चुका हूँ, लेकिन नहीं भी पता तो यार जाके नेट पे सर्च कर लो कहीं और से। ओके, सो हमने इसको ड्रा कैसे करना है। सबसे पहले तो देखो, हम लेंगे एक टेबल ड्रा करेंगे, सबसे जो आसान तरीका होता है हमारे पास। उसमें हम एक्स की वैल्यू एक दफ़ा 0 ले लेंगे, एक दफ़ा 1 ले लेंगे। 0 हम जब लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा भाई, 1 आएगा। एंड जब 1 लेंगे तो आंसर हमारे पास 2 आएगा। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, एंड हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आ गया। तो हम इसको ड्रा कर सकते हैं। एंड हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू A1 है ना, यानी ए की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी को रीच कर रहा होगा ग्राफ। ओके, सो इसको कैसे ड्रा करेंगे। सबसे पहले तो हम अपना एसिम्पटोट ड्रा करते हैं, y इक्वल टू 0। वाई इक्वल टू 0 से मुराद ये वाली लाइन है, तो यही हमारा एसिम्पटोट है। एसिम्पटोट से मुराद कि ग्राफ इसको अप्रोच तो ज़रूर करेगा, बट इसको कभी टच नहीं करेगा। तो अब अगर ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना ग्राफ, यानी कि यहाँ से मूव करते हुए हमारे पास ग्राफ अपवर्ड जा रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, तो इसका मतलब ये ग्राफ यहाँ से शुरू होगा। यानी कि इस एसिम्पटोट को हमें नहीं पता ना, इस एसिम्पटोट को कैसे रीच करेगा ग्राफ। हो सकता है हमारे पास ग्राफ ऐसे रीच कर रहा हो या ऐसे रीच कर रहा हो, तो ऊपर वाली साइड से रीच करेगा या नीचे वाली साइड से रीच करेगा। अगर यहाँ से रीच कर रहा है ग्राफ ऐसे, तो फिर तो ग्राफ हमारे पास जा रहा है ना नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। और अगर ऐसे रीच कर रहा है, तो हमारे पास ग्राफ पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हमें पता है कि ग्राफ हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। सो हमारा ग्राफ की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह की होगी, और उसकी शेप जो है वो हमारे पास ये जो पॉइंट्स है वो डिफाइन कर देंगे। हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास टेबल से। एक तो है हमारे पास 0 1, यानी कि 0 एंड 1, एक ये पॉइंट आ गया। एंड 1 एंड 2, 1 2, एक ये पॉइंट आ गया। सो इसको ऐसे, इसको कभी टच नहीं करेगा, इसको अप्रोच करेगा, एंड ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इस तरह की हमारे पास शेप होगी ग्राफ की। एक और ग्राफ ड्रा करते हैं फिर वीडियो खत्म। वो है ये इस तरह का ग्राफ हमारे पास, y इक्वल्स 3x + 1 - 2। अब इस केस में हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या है,
-2। सो हम इसको ड्रॉ करते हैं ग्राफ। पहले टेबल भी बना लेते हैं, टेबल वैल्यूज़ ले लेते हैं, इसमें x एंड y। अब इसमें हम क्या वैल्यूज़ लेंगे, x में एक -1 लेते हैं, एक 0 लेते हैं। अब आप पूछोगे ये दोनों वैल्यूज़ ही क्यों ली, तो उसका रीज़न ये है कि जो इसका जो भी एक्सपोनेंट है, हम इसको एक दफ़ा 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, और उससे हमारे पास -1 आएगा, और एक दफ़ा हम इसको 1 के इक्वल पुट कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए, और इस तरह हमारे पास आएगा 0 के इक्वल, इसलिए ये दो वैल्यूज़ हमने ली। अब इसमें जब -1 हमने पुट करा, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये 0 बन जाएगा। तो 3 0 1 1 -2 -1, एंड जब 0 हम पुट करेंगे इसमें, तो 3 -2 1, ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, एंड हमारे पास एसिम्पटोट आ गया -2, यानी कि हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट इसमें है y इक्वल्स -2। ओके, तो यहाँ पे -2 हमारे पास कहाँ आएगा, यहाँ पे ये एसिम्पटोट है। नाउ 2 पॉइंट्स हैं, -1 -1 -1 एंड -1, एक ये पॉइंट है, एंड 0 1 0 1, एक ये पॉइंट है। अच्छा, और यहाँ पर भी ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 मतलब पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को रीच कर रहा होगा, तो मतलब इस तरह ग्राफ जाएगा हमारा। इसको मतलब ड्रॉ ऑब्वियसली सही नहीं हो रहा है मेरे से, लेकिन पता चल गया ना, इस तरह पॉजिटिव इन्फिनिटी को रीच करेगा। और इसकी डोमेन और रेंज तो आप इजीली निकाल लोगे ना, ये ग्राफ देख कर ही समझो। अगर इसकी डोमेन रेंज निकालनी है, तो इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन होगी, डोमेन तो इसकी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी ही होगी। एंड जो, अच्छा इसमें हम इंक्लूड नहीं करते जब इन्फिनिटी लेते हैं ना, राउंड ब्रैकेट आती हैं। रेंज का इशू आएगा, रेंज में यहाँ पे ये -2 है, -2 को एक्सक्लूड करके एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है काम। सो ये हमारे पास रेंज आ गई। ये वीडियो एंड करते हैं भाई, ओके।